बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमने डिस्कस करना है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें असेसमेंट का पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली कलेक्टिंग, गैदरिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ डाटा to evaluate person's behavior, abilities, and other characteristics. According to this definition, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है? बेसिकली ये कलेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है या क्लिनिशियन जो होता है वो इंसान की एबिलिटीज से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से मुतल्लिक, उसकी दूसरी खसूसियात, उसकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसको इंटीग्रेट करता है और उसके बाद उसको एवेलुएट करता है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। असेसमेंट इज नॉट ओनली डन इन क्लिनिकल एरिया। असेसमेंट जो होती है, दिस इज नॉट डेफिनेशन। बेसिकली असेसमेंट जो होती है वो सिर्फ क्लिनिकल एरिया में नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि असेसमेंट जो होती है वो पेशेंट की ही होती है या क्लाइंट की ही होती है। असेसमेंट जो होती है वो एजुकेशनल सेटिंग्स में भी होती है, फोरेंसिक सेटिंग्स में भी होती है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में भी होती है, मिलिट्री सेटिंग्स में भी होती है, और भी बहुत सारी जो है वो डोमेन्स हैं उनमें असेसमेंट की जाती है। अब असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? बेसिकली असेसमेंट का पर्पस होता है एक्सप्लोरिंग द पर्सन्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इंसान की, क्लाइंट की या पेशेंट की या किसी भी पर्सन की जिसकी असेसमेंट की जा रही होती है उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को देखना। उसके अलावा आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, उसको प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज है, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, उसको देखना। जो ऐसे प्रॉब्लम्स, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब होता है ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो उसकी फंक्शनिंग को, डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा हो, उसकी स्कूलिंग्स को, उसकी जॉब को, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, उसके एकेडमिक्स को इफेक्ट कर रहा हो, उस पर मनफी असर मरतब कर रहा हो। असेसमेंट का पर्पस कॉग्निटिव स्टाइल की जांच भी होती है। उसके अलावा स्क्रीनिंग अबनॉर्मेलिटी को स्क्रीन करना। जब हम कॉग्निटिव स्टाइल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंसान की सोच कैसी है, मनफी सोच है, मुस्बत सोच है, उसका लर्निंग का तरीका क्या है, चीजों को कैसे सीखता है, परसीव किस तरह करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, डिसीजन मेकिंग में कैसा है। उसके अलावा इमोशनल रिएक्टिविटी, किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में किस तरह इमोशनल रिएक्टिव करता है। क्लासिफिकेशन डिजीजेस की या किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, प्रिडिक्शन करना। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें साइकोलॉजी के असेसमेंट के गोल्स को, तो एटीट्यूड को मालूम करना, लोगों के एप्टीट्यूड को मालूम करना, लोगों की पर्सनालिटी की जांच करना, ये सारे के सारे जो हैं वो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं असेसमेंट टेस्टिंग एरिया। किन किन एरियाज में जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग की जा सकती है? पर्सनालिटी असेसमेंट होती है, उसके अलावा अचीवमेंट टेस्टिंग की जा सकती है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट की जा सकती है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग की जा सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनली जो है वो इंसान किस स्टेटस में है, किस तरह चीजों को पर इमोशनली रिएक्ट करता है, उसकी असेसमेंट की जा सकती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड, आई हैंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड असेसमेंट की जा सकती है। और उसके अलावा जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग या असेसमेंट होती है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की कितनी फॉर्म्स होती हैं। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। एक होती है फॉर्मल असेसमेंट, एक होती है इनफॉर्मल असेसमेंट। हमारे आज के टॉपिक, जो हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट है। फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है जी? फॉर्मल असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टूल्स सच एज टेस्ट, क्वेश्चनियर्स, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल वगैरह वगैरह। फॉर्मल असेसमेंट जो है उसमें हम क्या करता है क्लिनिशियन, वो ऐसे टूल्स को, क्वेश्चनियर्स को, चेकलिस्ट को, रेटिंग स्केल्स को जो है वो यूज करता है जो रिलायबल हो, वैलिड हो, जो ऑथेंटिक हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की, दिस टाइप ऑफ क्लिनिकल assessment does not use standardized tests or interviews in predetermined format. क्लिनिकल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट बेसिकली क्लिनिकल असेसमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट या इंटरव्यूज नहीं यूज किए जाते हैं, जो के पहले से ही फॉर्मेटेड हो, जिनका फॉर्मेट पहले बन चुका हो। इसमें क्या होता है बेसिकली, ऐसे मॉड्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ, जो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की या इंटरव्यूज की या प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मेट में,
तो ये वो टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज नहीं किए जा सकते। तो इनफॉर्मल असेसमेंट में वो मोड्स होते हैं, वो तरीके होते हैं, वो इंटरव्यूज होते हैं जो प्री डिटर्मिन ना हो, जो स्टैंडर्डाइज ना हो, जिनको ऑन द स्पॉट चेंज किया जा सकता हो। It involve flexible style of assessment such as semi-structured, ये बड़ी flexible assessment होती है, इसमें semi-structured इंटरव्यूज हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं, विद नो और लेस डिटरमिन्ड फॉर्मेट और ऑब्जर्वेशन, जो कि पहले से डिटरमिन नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट डन ड्यूरिंग सेशन। इनफॉर्मल असेसमेंट जो होती है वो क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ ड्यूरिंग सेशन जो है वो की जाती है। क्लिनिकल नोट द असेस्ड द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट इन ऑल द वे, यानी ये क्लिनिकल नोट हो सकते हैं, बिहेवियर की असेसमेंट होती है क्लाइंट की, इसी तरीके से भी हो सकते हैं। There are two important methods used for informal assessment, for example, behavioral observations and clinical interviews. अब हम देख लेते हैं इनको वन बाय वन करके। behavioral observation क्या होती है? Behavioral observation is an important method that can be used to collect data in the client's natural setting where their problem behaviors are most prevalent. Behavioral observation basically बड़ा ही important method है डाटा कलेक्शन का, असेसमेंट का, जो कब यूज किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए? क्लाइंट के या पेशेंट के नेचुरल सेटिंग में, जहां पर वो बिहेवियर, जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो अकर होता है। मसलन अगर एक बच्चा एडीएचडी है, वो क्लास में जो है वो ठीक के नहीं बैठता, तो उसको हम उसकी क्लासरूम के एनवायरनमेंट में जो है वो असेस करेंगे, क्योंकि उसका जो एडीएचडी का बिहेवियर है वो क्लासरूम में ज्यादा प्रेवलेंट है। अब इसका एक केस, सैंपल केस भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। मसलन चाइल्ड वाज सीम्स रिलेक्टेंट ड्यूरिंग सेशन, ठीक है, सेशन के दौरान जो है वो चाइल्ड रिलेक्टेंट नजर आता है आपको, आप क्लास के अंदर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डू नॉट फॉलो द थेरेपिस्ट कमांड, थेरेपिस्ट की कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा। टीजिंग अदर्स, दूसरों को टीज कर रहा है, तंग कर रहा है, बुली कर रहा है। थ्रोइंग थिंग्स, चीजों को उठा के मार रहा है। जंपिंग ऑन सोफा, चेयर्स एंड, जहां भी वो है बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है वहां पे जंप कर रहा है। पुअर आई कांटेक्ट, जो थेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट के साथ या असेसर के साथ या क्लिनिशियन के साथ वो जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा। नॉट सीम्स अटेंटिव वगैरह वगैरह, और उसके अलावा जो है वो अटेंटिव नजर नहीं आ रहा। ये जो है वो बेसिकली जब हम किसी बच्चे की सपोज असेसमेंट कर रहे हैं तो हमने देखना है कि अगर उसका जो, जहाँ पे उसका बिहेवियर मोस्टली अकर हो रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एक बच्चा जो है उसको अगर क्लासरूम में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर टीचर हमें कंप्लेन कर रहा है कि क्लासरूम में जो है वो बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो ये होना चाहिए, हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम बच्चे को उसके नेचुरल सेटिंग यानी उसकी क्लासरूम में ऑब्जर्व करें। अब जब हम क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई है ये बच्चे की आपको नजर आती है, तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। अब आ जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप एक नतीजा अखज करते हैं कि बच्चे के साथ क्या इशू हो सकता है। अब आ जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है जी? वो इंटरव्यू जो आप पेशेंट के साथ करते हैं, जिसमें आप पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हैं, जिसमें आप पेशेंट से के जो है वो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट होता है कि किस वजह से, कौन से इवेंट के बाद मसला क्रिएट हुआ है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। पर्सन के चाइल्डहुड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑक्यूपेशनल जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू। इसको हम रीड आउट भी कर लेते हैं। एन इंटरव्यू इन विच मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सप्लोर्स अ पेशेंट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स, करंट सिचुएशन एंड प्रेसिपिटेटिंग इवेंट वगैरह। इंफॉर्मेशन में इंक्लूड चाइल्डहुड इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, सेक्शुअल इंफॉर्मेशन एंड इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन। जहां तक सेक्शुअल इंफॉर्मेशन की बात है तो कीप इन माइंड कि हमारे पेशेंट्स के, जो हमारी सोसाइटी में मोस्टली पेशेंट पाए जाते हैं अडल्ट, उनमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेक्सुअल एरिया के इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डायलेमा हमारे क्लिनिशियंस के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ ये होता है कि वो सेक्सुअल जो फील्ड होती है, स्पेशली साइकोलॉजी में जो फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल जो होती हैं वो सेक्सुअल इंफॉर्मेशन का जो एरिया होता है उसको वो 100% स्किप कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से प्रॉब्लम के कॉज को नहीं जान पाती या डायग्नोसिस को जो है वो मिस डायग्नोस कर देती है इशू को। आगे आ जाता है जी फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट
done by the trained psychologist, professional mental health specialist or under training intern वगैरह जो इंटर्नीज हमारे पास होते हैं। फॉर्मल असेसमेंट मेथड्स में कौन से हो सकते हैं? सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल हो सकता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो सकता है, अदर स्केल्स चेकलिस्ट या टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल क्या होता है? Client rate him or herself on 1 to 10 rating scale in specific domain, for example anger, sleep, self esteem, pain, headache and sadness वगैरह वगैरह। जो सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल होता है जी, ये 1 से लेके 10 तक एक रेटिंग स्केल होता है। इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि जी आप अगर गुस्सा आपको आता है तो अपने आप को रेट करें कि आपको किस हद तक गुस्सा आता है। अगर पेशेंट कहता है जी कि मुझे पेन होती है, जिस तरह आमतौर पर जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जो पेशेंट हैं, जो आजकल जिसको हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जो है उसके पेशेंट जो होते हैं उनको पेन फील हो रही है। पेन डिसऑर्डर एक अलग सा डिसऑर्डर था DSM-4 TR में, आप अब तो DSM-5 TR आ चुका है। तो हम, या वैसे अगर पेशेंट कहता है कि जो मुझे पेन होती है, तो क्लिनिशियन उससे ये पूछता है कि अपनी पेन को रेट करें 0 से लेकर 10 तक के। 0 का मतलब है कि बिल्कुल पेन नहीं हो रही और 10 का मतलब है कि शदीद पेन हो रही है। तो फिर पेशेंट जो है वो बताता है जी कि मेरी पेन जो है वो 5 है या 4 है या 3 पे जो है। अगर वो 2 पे करता है तो हम ये समझ देते हैं कि माइल्ड है, अगर वो 8 पे करता है तो हम कहते हैं कि वेरी सीवियर, अगर 10 पे रेट करता है तो हम कहते हैं कि वर्स्ट पेन जो है पॉसिबल के, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो पेन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ये सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल आप हर पेशेंट के साथ करवाते हैं उसकी सिम्टम्स के हिसाब से। अगर वो कहता है मुझे एग्रेशन शो हो रहा है, मैं गुस्से में आ जाता हूं, तो आप उसको गुस्से का रेटिंग सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल पे गुस्से की इंटेंसिटी लेते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे एंजाइटी होती है तो एंजाइटी की लेते हैं। अगर आप कहते, वो कहता है कि मुझे जो है वो स्लीप डिस्टर्ब है, तो आप स्लीप से रिलेटेड जो है वो इसको जो है वो सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल पे उसकी रेटिंग लेंगे। आगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ जाता है। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड द जनरल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट, MSE। यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में मंदरजा झैल कैटेगरीज जो है वो हो सकती हैं। उससे लाइक जनरल अपीयरेंस, बंदे की जो है वो पेशेंट की जनरल अपीयरेंस को आप देखते हैं कि वो उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो साफ सुथरा है, नहा के आया नहीं है, वेल कॉम्ड है नहीं कॉम। उसके अलावा कॉग्निशन को देखते हैं, उसके अलावा इमोशंस को उसके देखते हैं, थॉट्स को देखते हैं, जजमेंट और इंसाइट को देखते हैं। उसके अलावा ओरिएंटेशन, उसकी लोगों के से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, जगह या टाइम से रिलेटेड उसकी ओरिएंटेशन को आप देखते हैं। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ बेटा, अभी आ रहा हूँ। आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट में डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर क्वेश्चनियर्स, आर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, आर इंस्ट्रूमेंट्स administered to the client to probe emotional indicators, intelligence, intellectual abilities, neuropsychological functioning, eye hand coordination functioning and personality वगैरह वगैरह। इसके लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूज किए जा सकते हैं, जिसमें ह्यूमन फिगर ड्राइंग, बेंडर गेस्टॉल्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, स्लॉसन इंटेलिजेंस टेस्ट, Slauson drawing coordination test, Mindland adaptive behavior scale, colored progressive matrices, Portage guide, standard progressive matrices, thematic perception test, Rorschach। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट स्केल जो कि टैप करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ऑटिज्म और ADHD वगैरह को। तो इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, आप एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि पेशेंट की इमोशनल इंडिकेटर्स को टैप आउट करते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को, न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को, उसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह को जो है वो टैप करते हैं। तो ये थी जी फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट। होपफुली इजी था। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।